Hi and welcome everyone to JK Civil Services. Today we will start fundamental rights. ठीक है, इस लेक्चर की PDF आपको JK Civil Services के ऐप पर मिलेगी और रेगुलर टेस्ट जो है वो भी आपको JK Civil Services की ऐप पर होंगे. ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन डाउनलोड ऐप फ्रॉम देयर. तो फंडामेंटल राइट्स देखिए आपके पार्ट थर्ड में है. पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स तो स्पेसिफिक अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये 14 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 जो है डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स में. लेकिन पार्ट थर्ड में हमारे पास 12 से 35 आते हैं तो हम पार्ट थर्ड ही कंप्लीट करेंगे. देखिए फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा इज़ द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ बेसिक राइट्स दिए गए थे. किसको? ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स है राइट्स पर, जिसमें किंग ऑफ इंग्लैंड किंग जॉन ने कुछ बेसिक राइट्स दिए थे बैरन्स को. समझिए बैरन्स वो लोग थे जो जिनका रैंक नोबेलिटी में थोड़ा कम था. ठीक है, तो इनको मिले थे. तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है इनको, इंडिया का फंडामेंटल राइट्स को. और हमने लिए कहाँ से हैं? ये हमने USA से लिए हैं. हमने सोर्सेज में पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में. वी हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से. नंबर थर्ड देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. यानी कि अगर कोई स्टेट, हमारी स्टेट अगर कोई ऐसा डिसीजन लेती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे वायलेट हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जाता है दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर. देखिए फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है दीज आर द गारंटीड राइट्स. गारंटीड राइट्स हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स देता है. लेकिन गारंटी कौन लेता है कि हमें हमारे ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे? तो दिस इज़ जुडिशरी. जुडिशरी गारंटी लेती है. ठीक है, इसका क्या मतलब है? दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर. मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 हमें पावर देता है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 हमें पावर देता है कि हम हाई कोर्ट जा सकते हैं. किसके लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स. कि हमारा राइट जो है वो किसी इंडिविजुअल ने या किसी हमारी जो स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो कर्टेल किया है. ओके, ये कुछ बेसिक सी फीचर्स आ गए फंडामेंटल राइट्स के बारे में. देखिए अब शुरू करते हैं हम आर्टिकल 12 से. आर्टिकल 12 में आपका बताया है, डेफिनेशन दी गई है स्टेट की कि व्हाट इज़ स्टेट. देखिए आज से पहले स्टेट क्या थी हमारे लिए? कोई भी स्टेट, पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, तो स्टेट ये थी. लेकिन देखिए अब आर्टिकल 12 में स्टेट हर उस बॉडी को, हर उस इंस्टीट्यूशन को कहा गया है जिसके पास पावर है किस चीज़ की? ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर जिस भी इंस्टीट्यूशन के पास है उसको स्टेट की डेफिनेशन में लाया गया है. तो आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट के अंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि देखिए डिसीजन दे सकते हैं. जैसे पार्लियामेंट है हमारे पास, गवर्नमेंट है हमारी, कोई लॉ बनाया, ठीक है, या कोई एक्ट पास हो गया, बिल इंट्रोड्यूस किया, वो एक्ट बना, पार्लियामेंट में पास हो, वो इम्प्लीमेंट हुआ. ठीक है, तो कोई एक डिसीजन बनाया ना, तो लॉ बनाया ना कोई, जो अप्लाई हो गया. तो इसे कहते हैं कि हर वो बॉडी जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है. तो इसमें कौन कौन आता है? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट है और उसका लेजिस्लेचर, क्योंकि स्टेट के लेजिस्लेचर भी कुछ ना कुछ लॉ बनाते हैं. ठीक है, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, वो भी जितनी भी हमारी स्टैचुरी यानी कि जो भी पार्लियामेंट के एक्ट से जो बॉडीज़ बनी हैं, जो नॉन स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, जो पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनी हैं, वो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं. फॉर एग्जांपल ONGC है, सेल है, LIC है. ठीक है, ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है. ठीक है, ऐसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी तरह LIC है, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं. ये एग्जाम्पल्स है. ओके, ये आर्टिकल 12 हो गया. देखिए अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 सेज कि इफ़ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ ये हमने पढ़ा है 26 जनवरी 1950. आर्टिकल 13 ये बोलता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल,
यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई ऐसा एक्ट है या उसका कोई पार्ट है वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको नल एंड वाइड बताया जाएगा, उस एक्ट को या उस एक्ट के उस पर्टिकुलर पार्ट को। इसी तरह बताया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के बाद भी हमारा पार्लियामेंट कोई ऐसा एक्ट बनाता है या किसी एक्ट में कोई ऐसा क्लॉज ऐड करता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस एक्ट को नल एंड वाइड करार दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंटरप्रेटर, उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरप्रेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो करेगी नल एंड वाइड करार। कोई भी मतलब जुडिशरी ही चेक करेगी ना, कोई ऐसा पार्ट या ऐसा कोई आर्टिकल तो नहीं है जो वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो इसको कहते हैं कि आर्टिकल 13 जो प्रोवाइड करता है हमारी जुडिशरी को द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मतलब वो रिव्यू करेगी उस आर्टिकल को, उस पार्ट को। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट आर्टिकल 13। नाउ आर्टिकल 13 में सिंपल आपको ये याद रखना है कि जुडिशरी जो है वो रिव्यू करेगी कि अगर कोई भी लॉ वायलेट करता है हमारा फंडामेंटल राइट तो उस लॉ को या उस लॉ के उस पार्ट को हमारी जुडिशरी जो है नल और वाइड जो है वो बता सकती है, करार कर देगी। ठीक है, सिंपल ये। अब शुरू होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। देखिए ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी 6 हैं। 7 थे, अभी 6 है। जो भी है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ गया, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जो आर्टिकल 6 है राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको डिलीट किया गया था, इसको डिलीट करके एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 3 पार्ट 20। ये 12 है, ये 21 नहीं है, ये 12 है। ठीक है, पार्ट 12, इसको PDF पे करेक्ट करिएगा। तो इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल के लीगल राइट बना दिया गया। बस ये एक चीज़ है, इसको याद रखना है। तो टोटल अभी प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले हम फंडामेंटल राइट्स डिटेल में करेंगे, एट द एंड ऑफ जब हम फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करेंगे हम इनको आर्टिकल वाइज, देखिए एग्जाम में JK SSB एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल वाइज पूछा जा सकता है, तो हम इनको लर्न करने की एक ट्रिक करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आर्टिकल 14 है सबसे पहले आपका। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड एवरी पर्सन, इसमें हमारे फॉरेनर्स भी एवरी पर्सन, यानी कि इसमें फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स को दोनों को ये राइट मिलता है कि इक्वालिटी, 2 चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद रखना इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का कंसेप्ट है, ये AVDC ने दिया था, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखिए इन दो में फ़र्क क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि नो वन इज़ अबोव लॉ से ऊपर बढ़कर कोई भी नहीं है। माने फॉर एग्जांपल, इसका क्या एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन रखा है, ओके, एक कंपटीशन रखा है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन रखा है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि सभी एज के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे और आधे घंटे में ऐसे लिखना है। लॉ क्या बनाया कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन है सभी लोगों के लिए, तो आधे घंटे में ऐसे लिख देना है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी ऐड कर दिया। मतलब कि लाइक्स इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि सिमिलर लॉ जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन्स के लिए अप्लाई होंगी। यानी कि जो क्लास 10th में बच्चा पढ़ता होगा वो जो है वो किसी ग्रेजुएशन जो बच्चा कर रहा है उसके साथ तो कॉम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ओलंपिक्स होता है जिसमें गेम्स होती हैं, वेरियस एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक पैरा ओलंपिक्स भी होता है जिसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज़ यही बताता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ओके। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो नॉर्मल लोग जिस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जो डिसेबल लोग जो है वो भी उसी रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी ज़रूरी है जिसमें लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ओके।
So this was all about Article 14. नेक्स्ट इज आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 जो है ये जो है इसमें बताया गया कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ये सिटीजन्स के लिए है, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, मतलब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बात करता है कि इन बेसिस पे रिलीजन के, कास्ट के, सेक्स के या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कौन, स्टेट. ओनली ऑफ बताया गया है, यानी कि बाकी ग्राउंड्स पर कर सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है, जैसे फ्री एजुकेशन मिलती है चिल्ड्रन को, ठीक है. इसी तरह एससीज, एसटीज, ईडब्ल्यूएस, ओबीसीज को जो रिजर्वेशन मिलती है, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इसको कहा जाता है, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है या अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, सो दैट सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी पे आ सके. ठीक है, सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी पर आ सके, इसीलिए ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, इसमें जैसे आप इम्पॉर्टेंट याद रखिए, जैसे मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 27% रिजर्वेशन टू द ओबीसीज. इसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के द्वारा जो है वो लाया गया था. ठीक है, जिसमें 27% रिजर्वेशन मिली थी किनको, अदर बैकवर्ड क्लासेस को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए. लेकिन ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि इसमें से जो है वो क्रीमी लेयर्स को जो है वो हटाया जाएगा. क्रीमी लेयर्स को हटाने का क्या मतलब है कि जो भी लोग, मतलब वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको जो है वो इस रिजर्वेशन के एम्बेड से जो है वो बाहर कर दिया जाएगा. ठीक है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इसे कहते हैं, या जिनकी इनकम मोर देन 8 लाख है. ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में लेटर ऑन रूलिंग दी थी. ओके, साथ ही साथ देखिए एक और चीज़ है जो रिसेंट 103rd अमेंडमेंट से ऐड हुई है, जो 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिली है ना, ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट से, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है ईडब्ल्यूएस. लेकिन कौन, अब देखिए रिजर्वेशन मिली, एससीज को भी मिली, एसटीज को मिली, ठीक है, सब ये जो लोअर कास्ट में आते हैं. ठीक है, तो अब बात होती है कुछ ऐसे लोग जो अपर कास्ट में हैं, दोज हु बिलोंग टू अपर कास्ट, बट एट द वेरी सेम टाइम वो इकोनॉमिकली जो हैं वो वीक हैं. तो इसके लिए रिजर्वेशन, इसके लिए एक सेक्शन लाया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिला. कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए. ओके, याद रखना, दिस वाज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019 से ये ऐड हुआ है, ये वाला सेक्शन. ठीक है, ये है आर्टिकल 15. तो आर्टिकल 15 में बोला है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन बेसिस पर, बट देयर आर थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसमें रिजर्वेशन मिलती है, जिसमें वुमेन या चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन दी जाती है, या एससीज या एसटीज़ को, वो किस लिए, सो दैट इक्वालिटी जो है वो हमारी सोसाइटी में मेंटेन रहे. नेक्स्ट आर्टिकल 16 जो है, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहाँ पर, इन मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स या शर्माज या क्षत्रियास को जो है वो प्रेफर किया जाएगा. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. ओके, ये आपका आर्टिकल 16 कहता है. लेकिन कहा गया है कि इसमें जो है, इसमें बताया गया है कि कुछ सर्टन, लेकिन कभी कभार क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, अगर कोई जगह है जैसे आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना है, यहाँ पर अगर वहाँ के लोकल्स जो हैं वो एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, तो वहाँ की उस जगह की जो जॉब्स हैं स्पेशली उनके लिए जो है वो रिजर्व रखी जाएंगी. ओके, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है एक्सेप्शन है. यहाँ पर वहाँ के डोमिसाइल जो हैं, ठीक है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए जो है वो रिजर्व रखी गई है वहाँ की जॉब. ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ बोली गई है कि स्टेट कैन रिजर्व जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस. थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, ये किस ये इनके लिए शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी जा सकती हैं. क्यों? क्योंकि ये लोग ये भी एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होती हैं, उनका नंबर बहुत कम होता है जॉब्स में.
फिर 103rd अमेंडमेंट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, देखिए ऊपर 15 आर्टिकल 15 में जो ऐड हुआ क्लॉज, ठीक है ना, ये अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन को लेके हुआ था। लेकिन ये 2019 की जो अमेंडमेंट थी 103rd अमेंडमेंट, इसी में एक और क्लॉज ऐड किया गया आर्टिकल 16 में, क्लॉज 6 ऐड कर दिया गया अबाउट द रिजर्वेशन टू EWS। 10% रिजर्वेशन दी जाएगी EWS को, कहाँ, लेकिन जॉब्स में, ठीक है। तो देखिए दो चेंजेस है। आर्टिकल 15 किस बारे में, आर्टिकल 15 में EWS को क्या मिला, 10% रिजर्वेशन, लेकिन कहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। आर्टिकल 16 में 10% रिजर्वेशन मिला EWS को, कहाँ, लेकिन जॉब्स में, ठीक है। दीज वर द स्लाइट चेंजेस जो ऐड कर दी गई थी 103rd अमेंडमेंट से। ऑन द अदर हैंड एक और एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन का कोई गवर्निंग बोर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल श्री माता वैष्णो देवी का अगर गवर्निंग कोई श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड है या ट्रस्ट है, ठीक है, वहाँ पर वहाँ की जो गवर्निंग बॉडी होगी वहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से लोग होंगे। वहाँ पर मुस्लिम्स या सिख ये क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ क्या है, अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं दी गई है, क्योंकि ये रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, तो वहाँ पर उन्हीं रिलीजन के लोगों को जो है वो एज अ गवर्निंग बॉडी बनाया जा सकता है। जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स को एज गवर्निंग बॉडी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। Okay, that was all about Article 16. Now, Article 17 जो है, in order to bring equality in our society, जो untouchability है, it was a curse, इसको जो है abolish किया गया है अंडर Article 17। तो इसको मोर स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए हमारे पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 जो भी है वो पास किया गया। यानी कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है उसको जो है वो सज़ा मिलेगी कड़ी से कड़ी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ओके, दैट वाज आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या, जैसे महाराजा, दीवान, नवाब, ठीक है, इन सब टाइटल्स को जो है ये एबॉलिश करता है, क्योंकि ये हेरिडिटरी टाइटल्स थे। एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। एकेडमिक यानी कि जैसे कोई डॉक्टर बना, जो कोई कर्नल है, ठीक है, एक्सेप्ट इन टाइटल्स के, बाकी सब जो भी हेरिडिटरी टाइटल्स मिलते थे, नवाब, आदिराज, महाराजा, ठीक है, इन सब को जो है एबॉलिश किया जाता है। बट इसमें एक चीज़ बताई गई है कि इट प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है, टोटली प्रोहिबिट करता है। मगर अगर कोई फॉरेनर जो है वो इंडिया में, कोई फॉरेनर है, कोई बाहर से, जैसे कोई UK का है, ठीक है, कोई इंग्लैंड से आया है, फॉरेनर है, वो इंडिया में एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट कोई होल्ड करता है अंडर द स्टेट, उसको अगर एक्सेप्ट करना है टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, है नहीं वो इंडिया का, अगर उसको टाइटल एक्सेप्ट करना, उसको बाहर की कोई कंट्री जो है, इंग्लैंड जो है, जो नाइटहुड उसको दे रही है, ठीक है, तो उसको अगर करना है एक्सेप्ट, तो उसको कंसेंट, उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। किसको, फॉरेनर को। सिंपल आपको याद रखना है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है और उसे फॉरेन से कोई अवार्ड मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, तो उसे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी है, इंडिया के प्रेसिडेंट की परमिशन। अब देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये कोई भी ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट है, मतलब जहाँ से उसको सैलरी चल रही हो, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। ओके, देखिए उसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ना तो किसी एक्ट में। तो जुडिशरी जो है, इसमें कहा गया है कि जुडिशरी जो है वो केस टू केस डिसाइड करेगी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें कहा गया जो आप आगे पढ़ोगे, आगे नहीं पढ़ोगे आप, नॉर्मली क्या है कि कोई भी पर्सन जो है, पॉलिटिशियन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एक से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सनी देओल, या मान लीजिए रेखा जी जो हैं, रेखा जी जो थी हमारी राज्यसभा की मेंबर थी, ठीक है ना। अब अगर वो ऑलरेडी राज्यसभा की मेंबर हैं तो वो एट ए टाइम राज्यसभा की या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर नहीं हो सकती। एट ए टाइम सिर्फ एक पोजीशन होल्ड कर सकती है वो अंडर गवर्नमेंट, ठीक है ना।
बट ऑन द अदर हैंड ये क्या है, ये एक्टर हैं, ठीक है, ये किसी शो में जाती हैं, वहाँ से उनको जो पैसा मिलता है तो वो इनके प्राइवेट मनी है, वो उनने खुद कमाया है, प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं ना है। तो दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के एम्बिट के अंडर आता है दैट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 19 देखिए, अब आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 इसमें आते हैं। पहले आर्टिकल 19 जो है इसके अंडर आपके 6 राइट्स आते हैं, ठीक है, 6 तरीके की फ्रीडम हमें ये देता है आर्टिकल 19। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दीज आर क्वालिफाइड, दीज आर नॉट, दीज आर क्वालिफाइड, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं होते हैं। यानी कि देखिए, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास आर्टिकल 19 हैज़ प्रोवाइडेड अस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मगर हमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बोल सकते हैं, कि हम जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हो सके, कि ऐसा कुछ बोलें कि इम्पीचमेंट हो, सॉरी, ऐसा कुछ बोलें कि किसी की मोरालिटी पर थ्रेट हो, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कि फंडामेंटल राइट जो है दीज आर एब्सोल्यूट, दीज आर क्वालिफाइड, सॉरी क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है। इसी तरह इट प्रोवाइड अस राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसका ये मतलब है कि हम जो है वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, बट ऐसा नहीं है कि हम वी कैन ब्लॉक द रोड्स, हम हथियार लेके खड़े हो जाएं, दैट मीन्स दीज आर क्वालिफाइड। देन वी हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम फॉर्म कर सकते हैं, वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। देन वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये भी हमारे पास राइट है। लेकिन क्योंकि ये क्वालिफाइड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रिसेंटली कोविड था, ठीक है ना, तो ये मूव फ्रीली अराउंड द कंट्री को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक हेल्थ जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर हम फ्रीली नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ, दो वी कैन रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बट कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाना मना होता है, ओके। इसी तरह राइट टू प्रैक्टिस, हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वालिफाइड राइट्स हैं तो इट डजेंट मीन अगर हमें कोई बिजनेस प्रैक्टिस करना है तो इट डजेंट मीन दैट वी हैव टू डू कुछ भी करें, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करें, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी इलीगल दैट विच इज़ अगेंस्ट लॉ, ऐसा कोई भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन हम नहीं कर सकते, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 19, जो 6 तरीके के फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 एक्चुअल में, आर्टिकल 19 में एक और चीज़ थी, एक और राइट था हमारे पास, इट वाज फ्रीडम, एक और फ्रीडम था हमारे पास, इट वाज फ्रीडम टू, इट वाज 19 यहाँ पर था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, इट वाज फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी, इट वाज फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दिया गया था जब वो प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल डिलीट किया था। इट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ओके। फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर दिया गया था, ओके, आर्टिकल 19 से। दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 19। नाउ आर्टिकल 20 देखिए, आर्टिकल 20 जो है इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव पनिशमेंट, किसको? टू एन एक्यूज, जिसको एक्यूज किया गया है, किसी भी सिटीज़न को या फॉरेनर को या कोई लीगल पर्सन है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ भी, कोई भी कंपनी वगैरह, जिसको भी, इनको एक्सेसिव पनिशमेंट से जो है वो बचाने के लिए, ठीक है। अब कैसे? मतलब किसी को भी जिसको डिटेन किया गया है। नंबर 1 ये बात करता है नो एक्सपोज फैक्टो लॉ की, मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आज जून चल रहा है, आज जून 2021 चल रहा है, एक नया लॉ निकला जिसमें बताया गया कि जिसने भी मर्डर किया है उसको 15 साल की सज़ा मिलेगी, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। बट आपने जुर्म किया है 2020 में, तब जो इस जुर्म की सज़ा थी 10 साल, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब 15 साल हो गए तो आपको 15 साल सज़ा मिलेगी, तो इसको कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको कहते हैं नो बैक डेट इफेक्ट। लेकिन किस केसेस में? क्रिमिनल केसेस में कोई भी बैक डेट इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिविल केसेस में मिल सकता है, सिविल केसेस में मिल सकता है, सिविल केसेस में
मिल सकता है। बैक डेट इफेक्ट, या इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओके। सिविल केसेस, जिस फॉर एग्जांपल आपके टैक्स से रिलेटेड कोई केस है, आपके लैंड से रिलेटेड कोई केस है, इसमें बैक डेट इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहेंगे कि फॉर एग्जांपल लॉ बना है कि जिसने टैक्स पे नहीं किया है वो पेनल्टी भरेगा। ऐसा भी इसमें ऐड कर सकते हैं क्लॉज कि जिसने जनवरी 2021 से टैक्स पे नहीं किया है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट दे सकते हैं सिविल केसेस को, बट क्रिमिनल केसेस को नहीं देते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और बैक डेट इफेक्ट, इसको कहते हैं नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। नेक्स्ट इज नो डबल जियोपर्डी। इसका सिंपल मीनिंग है कि एक ही जुर्म की आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, सिंपल। नंबर थर्ड इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने ही केस में आपको खुद के अगेंस्ट जो है गवाह नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अगर कोर्ट में अपना जुर्म जो है वो कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इसको कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्योंकि किसी भी तरीके से जो है एक मुजरिम जो है अपना बयान दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपको गिरफ्तार कर दिया गया और रात भर पुलिस ने इतनी पिटाई की कि सुबह आपने जुर्म कबूल किया, चाहे वो आपने किया भी हो या चाहे नहीं किया हो, चाहे किया भी क्यों ना हो, फिर भी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा इन कोर्ट। So I think that's all for today. रेस्ट आर्टिकल 21 से लेके 32 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।